Good morning students, welcome to the class of revision class of business studies. Revision class of business studies में students staffing chapter में we have discussed selection process and training methods. Okay, so let us start our revision class. Selection process. First of all students, selection is also known as the negative process because in selection more candidates will be rejected rather than selected. ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नेगेटिव प्रोसेस. एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट के थ्रू वी हैव ऑब्टेन्ड मैनी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एंड उन एप्लीकेशंस में से अगर आपकी एक जॉब वैकेंट है, एक पोजीशन अगर खाली है, तो उसके लिए अगर 100 एप्लीकेशंस हैं तो हम 100 को अपॉइंट नहीं कर सकते. तो अब हमें क्या करना है, उन 100 में से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट की जाती है. नंबर 1, लेट अस स्टार्ट सिलेक्शन प्रोसेस. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. Preliminary screening has conducted for knowing the confidence level of the candidates. Then selection test. Selection test में now उसकी theoretical knowledge, उसकी practical knowledge उसको कितनी है, that conduct करने के लिए हम selection test करवाते हैं candidates का, and it is in the form of written. Written form में selection test conduct किया जाता है and there are 5 types of test as conducted. Intellectual intelligence test, okay, IQ लेवल इसमें चेक किया जाता है. ट्रेड टेस्ट, जिस जॉब से रिलेटेड आपने अपॉइंटमेंट्स के लिए एप्लीकेशन लगाई है उसका आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है. आपका इंटरेस्ट टेस्ट, अदर फील्ड्स में आपका कितना इंटरेस्ट है. पर्सनैलिटी टेस्ट. पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच फाइंड आउट किया जाता है. एंड आ जाता है स्टूडेंट्स आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कि हाउ क्विकली एनी कैंडिडेट लर्न न्यू स्किल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. सो देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट हमारी पास्ट नॉलेज से रिलेटेड होता है और आपने आज तक जितना सीख लिया इससे रिलेटेड हमारा ट्रेड टेस्ट होता है. बट एप्टीट्यूड टेस्ट इज रिलेटेड विद द फ्यूचर टेस्ट. फ्यूचर नॉलेज से रिलेटेड हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. तो 5 टाइप्स टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए. देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज द रियल इंटरव्यू, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आपके सामने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करके और दे आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिलेटेड विद देयर जॉब पोजीशन. नाउ चेकिंग बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस. जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को पास कर लेता है फिर हम उसके बैकग्राउंड और चेकिंग जो भी रेफरेंसेस हैं 2 कैंडिडेट्स का उससे रेफरेंस मांगा जाता है. फिर आप उसके रिकॉर्ड को, पास्ट रिकॉर्ड्स को चेक कर लेते हैं जस्ट लाइक आपका करेक्टर सर्टिफिकेट. ठीक है, तो इससे क्या लगता है कि भाई पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास्ट में आपने किस तरीके से किसी के साथ बिहेव किया या फिर पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिहेवियर अपने स्टाफ के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में किस तरीके का बिहेवियर था. देन सिलेक्शन डिसीजन. सिलेक्शन डिसीजन में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लिस्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि अभी तक मान लीजिए 100 एप्लीकेशंस में से हमारे पास सिलेक्शन डिसीजन में इन सारे स्टेप्स को पास करके, ठीक है, 70 कैंडिडेट्स आ चुके हैं. 70 कैंडिडेट्स को हम क्या करेंगे, सबको तो जॉब पर नहीं रख सकते हैं, तो इन सबके नेम हमने एक लिस्ट में अपने पास मेंशन करके रख लिया है. तो ये कहलाता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन. देन उस सिलेक्शन डिसीजन, उस सिलेक्टेड लिस्ट में से भी हमने फिर से एक कैंडिडेट को बाहर निकाला और ठीक है वो हमें बेस्ट लग रहा है उन 70 में से भी, तब हमने उसको सिलेक्ट किया, उसको बाहर निकाला. देन उसको हमने मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाया. ठीक है, जैसा एज पर उसका नॉर्मल चेकअप वगैरह करवाते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मेडिकल टेस्ट से कंडक्ट करवाई. देन जॉब ऑफर कर दी जाती है. जॉब ऑफर में एक अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर आ जाता है जिसमें आपका ज्वाइनिंग टाइम, ज्वाइनिंग प्लेस, ज्वाइनिंग डेट मेंशन होती है. नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम इन्वॉल्व करते हैं कि अब आपने जब ज्वाइनिंग प्लेस पर जाकर, ज्वाइनिंग टाइम पर, ज्वाइनिंग डेट पर आपने
ज्वाइन कर ली अगर उस जॉब को, ठीक है, देन वहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा जिसमें आपकी जॉब से रिलेटेड नॉर्म्स नोट होंगे। आप अगर उनसे सेटिस्फाई हैं देन यू विल बी साइन दैट डॉक्यूमेंट। ओके, सैलरी से रिलेटेड रूल्स हैं, लीव से रिलेटेड रूल्स हैं और बाकी रूल्स रेगुलेशंस हैं फर्म से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नाउ ट्रेनिंग, दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग 3 एलिमेंट से मिलकर बनती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो नाउ थर्ड एलिमेंट पर हम आ जाते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है। ट्रेनिंग से बेनिफिट आपको एम्प्लॉयज़ को भी होता है और फर्म को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। उसके भाई एम्प्लॉयज़ उसके फेवर में रहते हैं, हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और वर्क टाइम पर पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आप बेनिफिट्स तैयार करेंगे एंड एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड में उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं और उनकी अर्निंग का लेवल भी बेटर बन जाता है। नाउ ऑन द जॉब मेथड आता है और एक कहलाता है ट्रेनिंग का मेथड ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, काम करते करते सीखना ऑन द जॉब, ठीक है। एंड ऑफ द जॉब को क्या कहते हैं? फर्स्टली लर्न एंड देन डू द जॉब और वर्क और परफॉर्मेंस। पहले सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्टली लर्न देन डू द जॉब, और ऑन द जॉब को क्या बोलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, काम करते करते सीखना। जस्ट लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है, ऑन द जॉब का पार्ट है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, यहाँ पर ये एक तो आपके वर्कर लाइन का होता है, ठीक है। देन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक मास्टर वर्कर फर्स्टली अपॉइंटेड किया जाता है। मास्टर वर्कर परफॉर्म वर्क and their trainees only observed the performance of their master worker. फर्स्टली क्या करता है? मास्टर वर्कर परफॉर्म करता है और उसके ट्रेनीज जो भी न्यू फ्रेशर है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? अपने मास्टर वर्कर की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन कुछ टाइम के बाद में नाउ मास्टर वर्कर ऑब्जर्व करता है और उसके ट्रेनीज वर्क को परफॉर्म करते हैं। When master worker observe that their trainees also have expert in their performance, ठीक है, then master worker चला जाता है और एम्प्लॉयज़ और ट्रेनीज अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को करना स्टार्ट कर देते हैं। ये टाइम उनका ट्रेनिंग टाइम कहलाता है। देन इंटर्नशिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ओके, एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में होता है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में होता है। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट क्यों है? क्योंकि इंटर्नशिप में एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को क्या दे देते हैं? थियोरेटिकल नॉलेज दे देते हैं, बट प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कंपनीज में भेजा जाता है और वहाँ पर जाकर, ठीक है, इंटर्नशिप तो बोलते हैं ना, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम कंपनी का अब प्रैक्टिकल जो भी हमने थ्योरी वगैरह सीखी है उसका प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं इस कंपनी में हमारी अच्छे से सेटिंग हो गई है, तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देन जॉब को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने इंस्टीट्यूट में वापस आ जाइए। आपको फिर से और कोई कंपनी सिलेक्ट करके ले जाती है, जिसको प्लेसमेंट भी आपने सुना होगा नाम, कि प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में कंपनी हैज़ पेड स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी टू देयर स्टूडेंट्स और ट्रेनीज, दैट इज कॉल्ड स्टिपेंड। इंटर्नशिप में एक स्मॉल पार्ट ऑफ सैलरी पेड किया जाता है जिसे बोलते हैं स्टिपेंड। और कभी भी ट्रेनिंग ड्यूरेशन में एक्चुअल सैलरी ट्रेनीज को पेड नहीं की जाती है। अप्रेंटिसशिप में भी ट्रेनीज को कभी भी एक्चुअल सैलरी पेड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी का ही पोर्शन मास्टर वर्कर को अपॉइंट किया गया है, तो उसको भी दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये जस्ट लाइक किसी भी न्यू कैंडिडेट को व्हेन दे एंटर
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उनको इंट्रोडक्शन देना, उनका सबके साथ एक विजिट करवा देना, ठीक है, या तो मैनेजर या वहाँ का सुपीरियर जो भी अपने सबऑर्डिनेट्स को, न्यू कैंडिडेट को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोडक्शन करवाने के लिए ले जाता है, विजिट पर ले जाता है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा देता है, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं ऑफ द जॉब। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्टली लर्न एंड देन डू द एक्चुअल जॉब परफॉर्म की जाती है। तो ऑफ द जॉब का क्या मतलब है? ऑफ द जॉब मेथड और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम तब प्रेफर करते हैं जहाँ पर किसी भी फर्म के पास बहुत एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड मशीन्स का हम यूटिलाइज करते हैं, वहाँ पर ओनर एम्प्लॉयर नेग्लेक्ट करता है ऑन द जॉब मेथड को। क्यों? क्योंकि आपने मशीन को क्या कर रखा है, इम्पोर्टेड मशीन है, अगर उसका एक स्मॉल पार्ट भी खराब हो जाता है या उसमें कोई भी परेशानी या कोई डाउट रहता है तो आप उसको सही नहीं कर सकते। इम्पोर्टेड मशीन है, ठीक है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, टच करने के साथ ही खराब हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले भाई आप एक डमी मॉडल पर ट्रेनिंग लेकर आइए, पहले आप सेकेंड हैंड पर सीख कर आइए, देन एक्चुअल मशीन पर हम वापस आ जाते हैं। इससे लॉस थोड़ा सा कम होता है। आपकी एक्चुअल मशीन को तो कुछ नहीं होगा, आपकी एक्चुअल फिक्स्ड एसेट्स को कुछ भी लॉस नहीं होगा। दैट्स वाई ओनर ऑफ द फर्म नेग्लेक्ट करता है ऑन द जॉब मेथड फॉर सोफिस्टिकेटेड इम्पोर्टेड मशीन्स के लिए, एक्सपेंसिव मशीन्स के लिए। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आपका 6th चैप्टर रिवीजन बेस्ड कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी हैव स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया है कि आफ्टर फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशंस, ठीक है, विद द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ठीक है, राइट पोजीशंस पर राइट पर्सन को राइट टाइम पर आपने अपॉइंट कर दिया। ये वर्क किसने करा था? स्टाफिंग ने, उसने वैकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब आप अभी तक एक्चुअल वर्क कांट बी स्टार्टेड, हम एक्चुअल वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? When directions has not given to their appropriate staff, जब तक आप स्टाफ को डायरेक्शंस देना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉयज और स्टाफ आपका वर्क करना स्टार्ट नहीं कर सकता। सो डायरेक्टिंग फंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज इनिशिएट्स एक्शन। ये क्या करता है? काम को स्टार्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देने का काम, मोटिवेट करने का काम, कंप्लीटली कम्युनिकेट करने का वर्क डायरेक्टिंग फंक्शन का रहता है। सो इन डायरेक्टिंग देयर आर 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। और इन्हीं 4 एलिमेंट से मिलाकर हम क्या करते हैं? अपनी डायरेक्टिंग फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला एलिमेंट हमारा आता है सुपरविजन। जस्ट लाइक सुपरविजन, जैसा कि आपको पता है 2 वर्ड्स से मिलकर बनता है सुपर प्लस विजन। सुपर मीन्स ओवर एंड ever, plus vision means watching the activities. Now supervision means over and ever watching the activities of the employees while they are performing in the organization. This is the meaning of supervision, and this function is performed by, ये फंक्शन जिसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, दैट पर्सन इज नोन एज सुपरवाइजर। और डायरेक्टिंग फंक्शन से स्टूडेंट्स हमारा 3rd
लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर सुपरविजन का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मीनिंग एक्सप्लेन किया कि ओवर एंड एबव होता है एंड वॉचिंग एक्टिविटीज हम कर सकते हैं हर एक वे से। जब एम्प्लॉइज फर्म में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटीज को वॉच करना, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना, तो ये वर्क किसका होता है? सुपरवाइजर का वर्क होता है। इंपॉर्टेंस में, रोल में, फंक्शंस में आप क्या लिखोगे? सुपरवाइजर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरवाइजर लिंक एज अ act as a linking pin between management and workers. Act as a linking pin between workers and management. Okay. इस लाइन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में लिंकिंग पिन है सुपरवाइजर। एक तरफ आपका मैनेजमेंट है एंड दूसरी तरफ हमारे वर्कर्स हैं, और इनके बीच में कौन है? इनके बीच में सुपरवाइजर आ जाता है। नाउ एनी रूल्स, एनी पॉलिसीज, एनी ऑब्जेक्टिव कैन बी पास्ड थ्रू सुपरवाइजर टू इट्स वर्कर्स, ठीक है, बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी, कोई भी ऑब्जेक्टिव पास किया जा रहा है, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट के पास से जाएगा, सुपरवाइजर पहले उसको लेगा, अच्छे से समझेगा एंड देन कम्युनिकेट कर देगा वो अपने वर्कर्स के पास में, एंड वर्कर्स के पास से कोई भी सजेशन, कोई भी ग्रीवेंसेस, उनकी कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, देन फर्स्टली वर्कर पास देयर प्रॉब्लम, सजेशन, ग्रीवेंसेस टू देयर सुपरवाइजर एंड नाउ सुपरवाइजर पास इट टू इट्स मैनेजमेंट। तब सुपरवाइजर अपने मैनेजमेंट के पास इस चीज को पास कर देता है एंड दिस इज इन्वॉल्व्ड इन द लिंकिंग पिन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। और इस तरीके से लिंकिंग पिन का वर्क करता है मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में। एंड सेकेंड रोल क्या है इसका? एक्ट एज ए गाइड। सुपरवाइजर एक्ट एज ए गाइड है, क्योंकि किसी भी तरीके की फर्स्टली जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वर्कर्स की, ठीक है, तो फर्स्टली दे कैन बी दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय द सुपरवाइजर, और अगर सुपरवाइजर उसको सॉल्व नहीं कर पाता है देन उसको पास कर देता है अपने मैनेजमेंट के पास भी। तो दैट्स वाई एक तो एक्ट एज ए लिंकिंग पिन हो गया आपका, और एक्ट एज अ गाइड सुपरवाइजर का रोल हो जाता है। देन स्टूडेंट्स प्रॉपर फीडबैक लेना, ठीक है, क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर का डायरेक्ट कांटेक्ट वर्कर्स के साथ में है, तो प्रॉपर फीडबैक, उन्हें वर्क से रिलेटेड कैसा फील होता है, उन्हें परफॉर्मेंस कैसी लग रही है, ठीक है, वर्क का लेवल कैसा लग रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इजली बी पास्ड थ्रू वर्कर्स टू इट्स सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर फिर उस फीडबैक को प्रिपेयर करके अपने मैनेजमेंट को पास कर सकता है। एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि मैनेजमेंट के पास से इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं, पॉलिसीज आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो सुपरवाइजर इस चीज़ के लिए इंश्योर कर देता है कि ही कंप्लीटली पास ऑल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू इट्स वर्कर्स, ठीक है। फैसिलिटेट कंट्रोल, क्योंकि सुपरवाइजर क्या वर्क करता है? कंप्लीटली वॉचिंग द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स, वो कंप्लीटली वॉच कर रहा है हर एक एक्टिविटी को, तो क्या कंट्रोल पॉसिबल होगा या नहीं होगा? आपके चारों तरफ कोई ना कोई इन्विजिलेटर घूमता जा रहा है, तब उस समय हम कोई भी शरारत करने के मूड में नहीं बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्विजिलेटर कंटिन्यूशन आपको वॉच किया जा रहा है इन्विजिलेटर के थ्रू। नाउ सेम वे सुपरवाइजर भी अपने वर्कर्स को वॉच करता रहता है, और उन्हें अगर कोई भी ये प्रॉब्लम लगती है कि नहीं वर्कर्स अपने पाथ से, अपने प्लान से डेविएट हो रहे हैं, कहीं पर भी हटते हैं, तो उन्हें वापस पाथ पे लाने का वर्क भी सुपरवाइजर ही कर देता है। उनकी हर तरीके की प्रॉब्लम्स को वो शॉर्ट आउट करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, क्योंकि फैसिलिटेट कंट्रोल पॉसिबल है सुपरविजन के थ्रू। सुपरवाइजर कंप्लीटली कंट्रोल रखता है अपने एम्प्लॉयज़ पर, अपने वर्कर्स पर, तो दैट्स वाई वो किसी भी रिसोर्स की वेस्टेज नहीं करेंगे। इस कंडीशन में जितने भी
वर्कर्स के थ्रू करवा कर रहते हैं। देन आ जाते हैं हम डिसिप्लिन, जब कंट्रोल में है, ठीक है, तो जब आपको कोई ना कोई वॉच करता जा रहा है, आपकी हर एक्टिविटीज़ पे निगाह रखी हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इनडिसिप्लिन तो हो ही नहीं सकते। कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, आपके सामने क्लियर परफॉर्मेंस की जा रही है, तो इनडिसिप्लिन रहने का तो आपके सामने सवाल ही नहीं उठता है। प्रॉपर फीडबैक हो गया, इम्प्रूव कम्युनिकेशन हो गया। देन स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं मोटिवेशन पर। हमारा एक एलिमेंट यहाँ पे सुपरविजन कंप्लीट हो जाता है और अब हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसा कि आपको पता है विल टू वर्क कहा जाता है, वर्क करने की हमारी डिजायर, हमारी इच्छा, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम विदाउट अपनी इच्छा के, विदाउट विल के अगर हम कोई भी वर्क करेंगे तो दैट्स परफॉर्मेंस कांट बी डन बाय एफिशिएंटली। हम उस काम को अपनी इम्प्रूव एफिशिएंसी के साथ, अपनी कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, हमारा रिजल्ट अच्छा जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपना मैक्सिमम नहीं दे पा रहे, हमारा यहाँ पे मन नहीं लग रहा। लेकिन जहाँ पर आपको जिस एक्टिविटी को करने में आपका मन है, ठीक है, आपकी जहाँ पे इच्छा करती है, जो काम करने की इच्छा करती है, आप उसका एक रिजल्ट देखो। और एक हम अनविलिंगली अगर किसी भी वर्क को करते हैं तो एक उसका रिजल्ट अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं विल टू वर्क का मतलब है कि हम विलिंगली उस वर्क को करने की इच्छा रखते हैं, तो उसका रिजल्ट तो अपने आप से क्या हो जाएगा, बहुत बेस्ट रिजल्ट बनकर आएगा। तो मोटिवेशन हमारा डिजायर से, हमारी नीड से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसकी फीचर्स में और इम्पोर्टेंस में अगर मैं कहूँ तो मैंने फीचर्स और इम्पोर्टेंस आपके एक जैसे ही करवाए थे, क्योंकि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म मानी जाती है, साइकोलॉजिकल है, क्योंकि ये इंटरनली क्रिएट होती है किसी भी एम्प्लॉयज़ के, किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरनल से क्रिएट फीलिंग है, साइकोलॉजिकल फीलिंग्स है, ठीक है, जिसे आप प्रेशराइज्ड नहीं कर सकते कि भाई नहीं तुम्हें ये काम करना ही करना है। जब तक उसका मन नहीं है तब तक वो काम वो अच्छे से करेगा ही नहीं। तो इसलिए मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म माना गया है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एक बार आप किसी को भी मोटिवेट कर दीजिए या फिर आप खुद से भी मोटिवेट जिस दिन हो जाएंगे ना, उस दिन आपको टोकने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने आप से गोल अचीव करने की तरफ ही हमारे सारे के सारे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में जाएंगे कि भाई नहीं हमारा ये गोल है, हमें अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक। देन आ जाता है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। मोटिवेटर्स, कुछ मोटिवेटर्स पॉजिटिव और कुछ मोटिवेटर्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। फर्स्टली मैनेजर ऑफर करता है अपने एम्प्लॉयज़ के सामने पॉजिटिव मोटिवेटर्स। पॉजिटिव मोटिवेटर्स जस्ट लाइक आपका प्रमोशन करना, इंक्रीमेंट इन सैलरीज करना, ठीक है, आपको पीयर रिकॉग्निशन करवाना, आपको रेस्पेक्ट दिलवानी, तो दीज टाइप्स ऑफ मोटिवेटर्स आर नोन एज पॉजिटिव मोटिवेटर्स। लेकिन इफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज not be improved by positive motivators, then now manager ऑफर करेगा उनके सामने, उनको निगेटिव मोटिवेटर्स ऑफर करने पड़ेंगे, जिससे आप अच्छी परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम डर से करेंगे, लेकिन पहले हमेशा पॉजिटिव मोटिवेटर ही सामने रखा जाता है। देन मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मोटिवेशन आपको बताया साइकोलॉजिकल है, किसी के मन में क्या चल रहा है ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, और मोटिवेटर तो यही काम करता है कि भाई किसी एम्प्लॉयज़ को कौन सी टाइप की नीड पूरी करनी है, तो आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको वर्क ऑफर करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देन मोटिवेशन इज ए डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायनामिक का क्या मतलब है कि मोटिवेशन फ्लैक्सिबल होता रहता है, चेंजेबल होता रहता है, एंड कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो नेवर एंडिंग किस वजह से कि एक नीड जब पूरी हो जाती है तो अनदर नीड हमारी एक्टिव हो जाती है, तो इसलिए वो कभी भी कंप्लीट होता ही नहीं है, नेवर एंडिंग हो गया। और क्योंकि हमारी एक ही तरीके की नीड एक्टिव नहीं रहती,
नीड हमारी क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है, इसलिए बोलते हैं मोटिवेशन डायनामिक एंड आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस का पार्ट है। अब इसमें मोटिवेशन में हमने क्या चीज करी है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी हमने इसमें करा है स्टूडेंट्स। एंड इसमें आपको बताया गया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नीड्स, और मैस्लोज ने क्या बताया है, मैस्लोज ने बताया था कि नीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन की अगर प्रोसेस आपको आती है तो मोटिवेशन की प्रोसेस अनसेटिस्फाइड नीड से स्टार्ट होकर जब तक वो नीड आपकी पूरी नहीं हो जाती तब तक मोटिवेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, ठीक है। वहाँ पर जाकर मोटिवेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है जब उस टाइप की नीड, जहाँ से अनसेटिस्फाइड नीड, आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपने कोई ड्रीम देखा, उस ड्रीम को जब तक आप अचीव नहीं कर लेंगे मोटिवेशन प्रोसेस कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो मैस्लोज ने यहाँ पे नीड को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है, क्यों, क्योंकि मैस्लोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सीक्वेंस उन्होंने दे रखा है नीड्स का। एक तो फर्स्टली आपकी आ जाती है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। आपको मैंने इसका स्पेस भी बताया था कि फिजियोलॉजिकल नीड का स्पेस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड हमारी बेसिक सर्वाइवल ऑफ द लाइफ के लिए बेसिक नीड से रिलेटेड होती है। फूड, क्लोथ, शेल्टर, वाटर एंड स्लीप, इसमें 5 टाइप्स की बेसिक नीड्स इसमें आ जाती हैं। तो इन नीड्स के बिना किसी की भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, और ये हर ह्यूमन बीइंग, हर एक लिविंग क्रिएचर के लिए मस्ट होता है। तो दैट्स वाई इसका स्पेस इतना ज़्यादा है। देन जब हमारी आज की प्रेजेंट टाइम की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है तब हम अपने फ्यूचर से रिलेटेड अपनी नीड को ज़्यादा एक्टिव कर लेते हैं, जिसमें आ जाती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस टाइप ऑफ नीड में हम फाइंड आउट करते हैं कि फ्यूचर में अब हमें फिजियोलॉजिकल नीड की कंप्लीशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इतना अरेंज करके रखना, ठीक है, कि हमारे 10-12 साल या हमारी पूरी की पूरी लाइफ क्या हो जाए, सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो इस वजह से जब हमारी प्रेजेंट टाइम की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है तब हम फ्यूचर से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड को अपना क्या बना लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं, और ये नीड हमारी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। देन आ जाते हैं हम अपनी सोशल नीड पर, एंड दीज टाइप्स ऑफ नीड कैन बी डन बाय द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। एंड दीज 2 टाइप्स ऑफ नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड बाय द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देन हम सोशल नीड पर आते हैं। सोशल नीड, जैसा कि जब हमने प्रेजेंट टाइम की नीड को पूरा कर लिया, ठीक है, हमने अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर लिया, इतनी सारी सेविंग्स वगैरह करके रख लिया, तब हमारी सोशल नीड पूरी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और सोशल नीड हमारी स्टूडेंट्स किस चीज़ से रिलेटेड होती है, सोशल नीड्स में हम अपनी सेटिस्फाइड करते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप को, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में क्या हो जाते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हमें किसी के साथ की नीड आ जाती है कि भाई नहीं, अब हमारे फ्रेंड्स भी होने चाहिए, हमें फ्रेंड्स के साथ बातचीत भी करनी चाहिए। एंड सोशल नीड को ही कंप्लीट करने के लिए फर्म ऑर्गेनाइज करती है सोशल गेट टुगेदर। उस सोशल गेट टुगेदर में अब सुपीरियर नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि सुपीरियर उनके साथ इतना घुल मिल जाता है। आप वीकली गेट टुगेदर कर रहे हैं, आप 15 डेज में गेट टुगेदर कर रहे हैं, आप मंथली गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रेंड्स ग्रुप हमारा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल नीड, क्योंकि अब हम अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। अब तक हम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगे हुए थे। तो देन सोशल नीड पूरी होने के बाद हमारी एक्टिव होती है स्टूडेंट्स एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में नाउ एस्टीम नीड रिलेटेड किस चीज़ से होती है,
रिकॉग्निशन, ठीक है, आइडेंटिटी। अभी तक तो आप किसी फ्रेंड्स ग्रुप में जाके इन्वॉल्व हुए थे, अब आपको हर चीज में, क्योंकि एस्टीम नीड ज़्यादातर ईगो से रिलेटेड होती है, और जिन एम्प्लॉयज़ के अंदर या जिस ह्यूमन बीइंग को अपना जो ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, जिसे अपना ईगो ही हमेशा सेटिस्फाइड करना होता है, वो ह्यूमन बीइंग इन सारी नीड से तो सेटिस्फाइड है, बट तो उसकी एस्टीम नीड क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? उसे हमेशा अपना 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 ही चाहिए होता है, ठीक है। रेस्पेक्ट तो उसका क्यों नहीं हुआ, पीयर रिकॉग्निशन उसका क्यों नहीं करवाया गया, आइडेंटिटी उसकी क्यों नहीं बनी, पैसा तो बहुत है, ठीक है, मनी की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सोशल नीड्स तक तो कंप्लीट है, बट उसकी कोई पहचान नहीं है। तो जब तक उसकी पहचान नहीं है तब तक क्या होगा, उसकी एस्टीम नीड ज़्यादा एक्टिव रहेगी, और जिस दिन उसको सबने जानना शुरू कर दिया, जिस दिन उसकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बन गई, तो एस्टीम नीड भी यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है। लेकिन मेरे बताने का मतलब क्या है कि सोशल नीड्स तक तो आप मनी से रिलेटेड टर्म से होता है, सोशल नीड, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी सिक्योरिटी। इन 3 टाइप्स ऑफ नीड्स को हम क्या कर सकते हैं, मनी से कंप्लीट कर सकते हैं। बट एस्टीम नीड, रेस्पेक्ट क्या है, रेस्पेक्ट मन से होता है, ठीक है। आप किसी को 10,000 रुपये दे दो, भैया तू मेरा रेस्पेक्ट कर दे, क्या वो रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा? नहीं करेगा, ठीक है। आपके पास पैसे की तो कमी नहीं है, आपने 1 लाख रुपए भी अगर दे दिए कि भैया तू मेरा गुणगान गा दे, नहीं गाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनली उसका मन नहीं कहता रेस्पेक्ट करने की बात। तो ये सारी चीजें बेटे एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन साइकोलॉजिकल नीड्स से रिलेटेड होती है। इन दोनों नीड्स को क्या बोलते हैं, दीज 2 टाइप्स ऑफ नीड्स आर रिलेटेड विद साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड आपकी फूड, क्लोथ, शेल्टर से रिलेटेड होती है। एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स का पार्ट माना जाता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो एक्चुअल में हमारे ड्रीम से रिलेटेड होती है, और इसको स्पेस इतना ही कम है क्योंकि हर किसी ह्यूमन बीइंग का ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होता है। तो बहुत कम लोग हैं जिनका ड्रीम कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपकी मैस्लोज नीड कंप्लीट हो जाती हैं। देन मैं आपके सामने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लेकर आई हूँ। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया है कि जो मनी रिलेटेड टर्म्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स जिसको बोला जाता है। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव्स जो भी आपकी रेगुलर सैलरी और वेजेस से एक्स्ट्रा जो भी आपको इंक्रीमेंट वगैरह मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन दिया जाता है, उसमें सैलरी इन्वॉल्व नहीं है। सैलरी से अलग हटके, रेगुलर सैलरी, बोनस से अलग हटके हमें जो भी अचीवमेंट्स होते हैं वो सारा हमारे इंसेंटिव्स का पार्ट माना जाता है। मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में जस्ट लाइक आपका पे एंड अलाउंसेस से स्टार्ट करती हैं। पे एंड अलाउंसेस जो रेगुलर इंक्रीमेंट इन द सैलरी ईच एंड एवरी ईयर फिक्स्ड होता है कि मिलना ही मिलना है, ये क्या कहलाता है, हमारा पे एंड अलाउंसेस। ओके, देन हम करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। एक फिक्स्ड लिमिट से एक्स्ट्रा जितना भी प्रॉफिट आपने अर्न करा दैट शुड बी डिवाइडेड अमंग देयर पार्टनर, सॉरी नॉट पार्टनर्स, डिवाइडेड अमंग देयर वर्कर्स और एम्प्लॉयज। तो उस प्रॉफिट के शेयर को गेन करने के लिए एम्प्लॉयज़ क्या देगा, अपना मैक्सिमम करेगा कि नहीं, अगर उस लिमिट से ज़्यादा फर्म ने कमा लिया तो हमारे बीच में ही वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग हमारा फंड से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड टर्म आ गई। देन आ जाता है स्टूडेंट्स स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयरिंग एंड को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में मैनेजमेंट ऑफर करी जाती है, ओनरशिप ऑफर करी जाती है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में कंपनी ऑफर करती है शेयर्स लेस देन मार्केट प्राइस इन फ्रंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज।
और इससे एम्प्लॉयज़ के माइंड में क्या आता है, भैया हमें ओनरशिप मिलेगी उस कंपनी की, आपके सामने शेयर्स ऑफर करे जा रहे हैं। तो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को जब हम स्टॉक ऑप्शन ऑफर करते हैं तो इस वजह से, स्टॉक ऑप्शन की भी वजह से एम्प्लॉयज़ अपना मैक्सिमम आपके सामने देते हैं। देन बोनस ईयर में कभी भी, क्योंकि जो फिक्स्ड टाइम पे इंक्रीमेंट मिल रहा है वो पे एंड अलाउंसेस का पार्ट है, सैलरी इंक्रीमेंट मैंने बताया आपको। बोनस किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, कभी भी दिया जा सकता है, ठीक है, ईयर में कभी भी, 1 ईयर में आप किसी भी टाइम पर, न्यू ईयर पे ले लीजिए, दिवाली पर ले लीजिए, होली पर ले लीजिए, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आर द पार्ट ऑफ बोनस। देन कमीशन, स्पेशली कमीशन ऑफर टू सेल्समैन, सैलरी टारगेट उनका फिक्स्ड है, सैलरी से अलग हटकर कमीशन आ जाता है, जितना आप यूनिट्स को सेल करेंगे उतने यूनिट्स पर हमारा क्या है, कमीशन फिक्स्ड है। दिस इज द पार्ट ऑफ कमीशन। प्रोडक्ट लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, ये अगर आपको याद हो तो मैंने टेलर्स टेक्निक में आपको एक बताया था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, पीसेस के अकॉर्डिंग वेजेस क्या करनी, फिक्स्ड कर देनी। तो सेम वे यहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम और इंसेंटिव्स क्या है कि जितने प्रोडक्ट्स कोई भी प्रोड्यूस करेगा उसे पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और वेजेस पेड की जाएगी। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या हो जाएगा, और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को, टेक्निक ऑफ टेलर को क्या बोला जाता है, मोटिवेशनल टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को। ये सारे आपके कोडिंग वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, कि जिस वे से आपसे क्वेश्चन कोई भी पुटअप किया जा सकता है। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स जस्ट लाइक ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और these types pension, these types of incentives are offered which type of firms or companies, किसी भी टाइप की अगर फर्म और कंपनी अगर आपको these types of incentives ऑफर करती है तो इस वजह से भी एम्प्लॉयज़ आपकी, वर्कर्स और लेबर आपकी फर्म की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा कि भाई रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इससे हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी होने लग जाती है कि भाई पेंशन मिलेगी या फिर हमें प्रोविडेंट फंड मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट तक हम कंटिन्यूशन में जॉब एक ही फर्म में कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या होना है, तो हमारा फ्यूचर क्या हो रहा है, इस चीज़ से सेफ हो रहा है। पर्क्स, फ्रिंग बेनिफिट्स और परक्यूसेट्स, दीज आर द पार्ट ऑफ, मतलब इसमें हम क्या चीज़ इन्वॉल्व करते हैं, ये भी मनी से ही रिलेटेड है, जैसे फ्री हाउसिंग फैसिलिटी दे देना, फ्री कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फ्री एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन प्रोवाइड कर देना। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो फ्री है, एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री है लेकिन फर्म को वो रुपीज़ पेड करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया जा रहा है जिससे अच्छे एम्प्लॉयज़ फर्म में क्या रहें, टिके रहें, स्टेबल रहें। क्योंकि अगर बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली टर्नओवर एम्प्लॉयज़ में होने लगता है तो इससे पूरा का पूरा लॉस फर्म का होता है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।